नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। देश भर से जुड़े लाभार्थियों ने अपने अनुभव किए साझा। मोदी सरकार के प्रयासों की दिल खोलकर की सराहना। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने विशाखापट्टनम में 10वीं शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, सीमित कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार जल्द ही पंचायत स्तर पर मौसम संबंधी सेवाएं शुरू करेगी। ग्रामीण इलाकों और खेती किसानी को मिलेगा लाभ। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मौसम पूर्व अनुमान और जलवायु अध्ययन में अग्रणी भूमिका निभाएगा भारत। सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत। वृष्टता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। खबरें अब विस्तार से। किसान समाचार में सबसे पहले हम बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने इन लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। इस दौरान देश भर से जुड़े लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। इन लाभार्थियों ने मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं से हुए लाभ के बारे में बताया। लाभार्थियों ने मोदी सरकार के प्रयासों से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में भी बताया। लोगों ने जन कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की दिल खोल कर सराहना की। बीती 15 नवंबर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसका लक्ष्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जाना है। इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को जन कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान करोड़ों नए लोगों को सरकार की जन कल्याण पहलों से जोड़ा गया है। जन कल्याण योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा अहम और प्रभावी पहल साबित हो रही है। मध्य प्रदेश के देवास से जुड़ी रुबीना ने महिला स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बनकर जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं इससे लाभ उठा रही हैं। लोन लिया हमारे समूह से ही, मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके न आई, और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके न आती गई। जब मेरा काफी बढ़ गया, 2-3-4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति वैन लाई आप? जी सर, मारुति वैन लेके न आई। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। जी सर, कोरोना काल में एकदम हमें खबर मिली जिले से कि तुमको सैनिटाइजर, मास्क और अपने पीपी किट में ये बनाना है, क्या दीदियों तैयार हैं? तो कुछ दीदियां पहले तो डरने लगी कि अपन बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, मगर फिर हमने निर्णय लिया सभी समूह की दीदियों ने कि क्यों ना हम जब देश अपना इतना मुश्किल में है, इतना खतरे में है, तो अपन क्यों ना बाहर निकलें। इसलिए हमने मास्क बनाए, सभी दीदियों ने, मेरे देवास जिले की दीदियों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया और पीपी किट बनाया, और उसके बाद में हम सब दूर जाके देने भी लगे। उससे मेरी दीदी उनको एक तो अपने देश की सेवा करने का मौका मिला, और उसके बाद में एक हमारे जो देश में जो कोरोना काल की वजह से जो दीदियां आफत में थी, उनको एक आय मिली, उनको एक कमाने का साधन मिला। कितनी कमाई हुई होगी रुबीना जी? सर, मेरे दीदियों ने एक दीदी ने 60-70 हजार के मास्क और पीपी किट ने ये बनाए। मैंने 60-70 हजार रुपये? जी सर। अच्छा रुबीना जी, मेरी एक इच्छा ऐसी है जी कि मुझे आगे के कुछ समय में देश भर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं,
ये जो हमारी जी सब सर। दीदियां हैं, जी सर। उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को जी सर। लखपति बनाना चाहता हूँ। आज आप पीछे इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं, जरा हाथ जी ऊपर सर। करके बताएं कौन लखपति दीदी बनना चाहता है। देखिए मेरे पास बहुत काम है, अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आप सब लखपति दीदी बन सकते हैं। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़े हुए हैं। मेरे गांव में भी सर सभी समूह में 16 समूह है मेरे गांव में, और मेरे गांव में 210 परिवार जुड़े हुए हैं। सारे समृद्ध गांव हो गया है सर, मेरे गांव पूरा समृद्ध गांव, हमने समृद्ध गांव बना लिया है। शाबाश। और त्रिपुरा के अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना से उन्हें अपनी पक्की छत मिली है, इससे उनके जीवन में बहुत आसानी हो गई है। घर मिल गया, पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? मेरे जीवन में बहुत बदला है सर। मैं पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर, आपके दुआ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। मुझे खुशी है कि आपको बिना किसी तकलीफ के हाँ सर। सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आपके यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गांव-गांव में लोगों में बहुत उत्साह है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। इस यात्रा में भागीदारों की संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच गई है। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VBSY को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है। यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB द्वारा आयोजित 10वीं शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता की। पुरुषोत्तम रुपाला ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्तर के संगठनों में से एक के रूप में इसे बताते हुए प्रशंसा की और इसके योगदान, गतिविधियों और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि समिति कर्मचारियों की संख्या के साथ राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB ने इस युग में मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकारी पहलों, नीतियों के प्रसार और कार्यान्वयन में मत्स्य पालन मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में अपनी जगह बनाई है। केंद्रीय मंत्री ने झींगा पालन के समान मछली उत्पादन के महत्व पर भी बल दिया, जिसकी निर्यात बाजार में बहुत अधिक मांग है। उन्होंने कहा कि मछली के भोजन, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, नौकाओं, पारंपरिक प्रसंस्करण इकाइयों और बीज की आवश्यकता के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की संभावना तलाशने के लिए नीति पर काम करने की आवश्यकता है और इसे तटस्थ मोड पर लिया जाना चाहिए। रुपाला ने कहा कि संबंधित राज्यों द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के तकनीकी सहयोग से मत्स्य पालन क्षेत्र के अंतर्गत योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे में तेजी लाने की आवश्यकता है। देवभूमि उत्तराखंड की प्राकृतिक खूबसूरती से युक्त सौंदर्य में हिमालय वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में वनों के विस्तार के लिए बनाई जा रही नीतियों के अलावा ग्रामीण युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और भाषीय संस्कृति के विस्तार के विषय पर DD न्यूज ने बात की उत्तराखंड के वन, तकनीकी शिक्षा और निर्वाचन विभाग के मंत्री सुबोध उनियाल से। को ग्रीन और क्लीन बनाने में वन और पर्यावरण विभाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर वनों का 70% से भी ज़्यादा एरिया राज्य कवर करता है और ये भारत में दूसरे स्थान पर है। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के वन, उच्च शिक्षा, भाषा और निर्वाचन से जुड़े मंत्रालय के मंत्री सुबोध उनियाल। सर, अगर बात करें उत्तराखंड में वनों की आच्छादित हरियाली से जो युक्त हिमालयन पहाड़ियाँ हैं वो पूरे देश को प्रेरणा देती है। देवभूमि में जब भी कोई जाता है तो इनको देखकर प्रेरित होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से प्रकृति ने हमें नैसर्गिक सुंदरता दी है। हमारा 72% क्षेत्र जो है वो वनाच्छादित है और राज्य निर्माण होने के बाद जो हम लोगों ने वन क्षेत्र को बढ़ाया है और आज स्थिति ये है कि हम लोग जहाँ पूरे देश को, दुनिया को
पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो हमारा बहुत बड़ा योगदान है इस पर्यावरण को संतुलित करने पे। हाल ही में इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि यहाँ के जो वन संपदा है वो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को आकर्षित करती है। और हिमालय की पृष्ठभूमि अपने आप एक शांति का प्रतीक है और आज सारे देश दुनिया के यात्री उस नैसर्गिक सुंदरता को देखने के लिए हमारे यहाँ बहते हुए झरनों को देखते हुए प्राण जीवनदायिनी गंगा और जैसी तमाम नदियाँ हमारे यहाँ से निकल रही हैं जो पूरे देश को सिंचित करने का काम कर रही है। अगर बात करें वन मंत्रालय की, मुख्य कौन कौन सी योजनाएं जिन पर आप अभी ध्यान दे रहे हैं? देखिए, वन मंत्री बनने के बाद जो मेरा सबसे बड़ा फोकस रहा, पहला फोकस तो था कि जो एक ट्रांसफर इंडस्ट्री फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ करती थी, मैंने पहले अपने जो इंट्रोडक्टरी बैठक हुई थी उसी में कहा था कि ट्रांसफर इंडस्ट्री का समय अब खत्म हुआ, परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग होगी और आज परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग देने के कारण कोई बेहतर परिणाम हमको मिल रहा है। जो वनाच्छादित हिमालय उसको लेकर पर्यटक आकर्षित होते हैं, तो साथ ही साथ वहाँ जड़ी बूटियाँ होती है और बहुत सारी आजीविका के माध्यम किसानों के लिए वन होते हैं, तो इस पर आपकी क्या नीति है? हम वन पंचायत की जमीन पर हर्बल फार्मिंग अलाउ कर रहे हैं और हम उसको प्लांट्स देंगे। किसान वन पंचायत के सरपंच वगैरह अपने सदस्यों के साथ वहाँ पर हर्बल फार्मिंग करेंगे। इसके साथ साथ फलों के पेड़ लगाने की अनुमति दे रहे हैं, वो फलों के पेड़ भी लगाएंगे और उनका दोहन करके उनका मार्केट में भी वो अपना ले जा करके जो कमाई उससे होगी वो उन्हीं लोगों में बटेगी। ग्रामीण युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा में किस तरह के प्रावधान आपके किए? हम 400 करोड़ रुपये से अभी हम लोगों ने अपने सरकारी पॉलिटेक्निक्स को उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा, उनको जो आज के ज़माने में डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लेबोरेटरी, इसके लिए उनको तैयार कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग, गेमिंग एंड एनिमेशन, डेटा साइंस जैसे 10 नए ट्रेड्स को हमने प्रारंभ किया। देवभूमि की भाषा अपने आप में एक अद्वितीय भाषा है और मीठी भाषा के रूप में जानी जाती है, तो इसको संरक्षित करने के लिए क्या करें? देखिए, हमारी भाषाएं, हमारे यहाँ पर जौनसारी भाषा, हमारे यहाँ पर गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी भाषा, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम लोग गढ़वाली और कुमाऊनी को संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल करने के लिए मैंने अमित शाह जी से अनुरोध किया है और मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में कोशिश करना। हम चाहते हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी को एक भाषा का रूप मिल जाए। तो ये उत्तराखंड के वन, तकनीकी शिक्षा, भाषा और निर्वाचन विभाग से संबंधित मंत्री सुबोध उनियाल, जिनका मानना है कि देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरती में चार चांद लगाते वनों को विस्तारित करने के लिए जहां वो स्पष्ट तरह की नीति बनाए हैं, वहीं दूसरी ओर तकनीकी शिक्षा ग्रामीण युवाओं को देने के साथ साथ भाषा और संस्कृति को सहेजने के लिए भी काम कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। सरकार जल्दी पंचायत स्तर पर मौसम संबंधी सेवाएं शुरू करेगी। इससे ग्रामीण इलाकों और खेती किसानी को बहुत लाभ मिलेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को नई दिल्ली में मौसम विभाग के 150वें वर्ष के कार्यक्रम में कहा कि भविष्य में मौसम विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। रिजिजू ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार ने ऐतिहासिक शुरुआत की है। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां महिलाओं को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी 10 महिलाओं को करनाल स्थित ड्रोन इमेजिंग एंड सर्वाइलेंस सेंटर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही तमाम ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसके नतीजे दिख रहे हैं। हरियाणा देश में महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। करनाल स्थित ड्रोन इमेजिंग एंड सर्विलांस सेंटर पर प्रदेश के 10 जिलों से चुनी गई महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और डाटा एनालिसिस करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ड्रोन तकनीक को महिलाओं के साथ जोड़ा गया है। पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए आई महिलाएं अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हैं। कृषि क्षेत्र से संबंधित महिलाएं ड्रोन का इस्तेमाल खेती में कैसे बढ़ेगा, इस पर काम करेंगी। वहीं सिविल और इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़ी युवतियां ड्रोन का इस्तेमाल निर्माण, पावर लाइन मॉनिटरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए करेंगी। पहले 2 दिन हम इनकी ग्राउंड क्लासेस लेते हैं। ग्राउंड क्लासेस खत्म करने के बाद हम इनका एग्जाम लेते हैं। जो बच्चे एग्जाम में पास होते हैं उनको हम सिमुलेटर पे लेके जाएंगे। तो अभी हमने एग्जाम कंडक्ट कर लिया है। इस रिजल्ट के बेस पे हम जो पास हुए हैं मेरिट के हिसाब से उनको सिमुलेटर पे लेके जाएंगे। जो सिमुलेटर फ्लाइंग में पास होंगे वो फ्लाइंग के लिए आगे जाएंगे। इतने में जो पीछे जो थोड़े बच्चे रह गए थे वो सिमुलेटर तब तक वो दोबारा अपना रिवीजन करके सिमुलेटर पे आ जाएंगे। वो सिमुलेटर पास करके फिर वो फ्लाइंग पे जाएंगे। तब तक पहले वाले फ्लाइंग पास खत्म कर चुके होंगे तो उनका फ्लाइंग का एग्जाम होगा।
ड्रोन का प्रयोग आने वाले समय में कृषि के अलावा सुरक्षा, जांच और अनुसंधान, निर्माण कार्य, चिकित्सा सेवाओं, डिजास्टर मैनेजमेंट सहित कई क्षेत्रों में होगा। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और हरियाणा उसमें एक अग्रणी राज्य है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम लोग कृषि में भी महिलाओं का योगदान है जो उसको एक्नॉलेज करें, और उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने 500 कृषि ड्रोन तैयार करने का निर्णय लिया। उसी के अंदर अभी आ गया कि हम लोग कृषि के अंदर जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके लिए जो सेंट्रल स्कीम है उसमें लगभग 1261 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमें मिल गई है। ये पैसा 2023-24 और 24-25 में खर्च किया जाएगा। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ले रही महिलाओं ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लाडली ड्रोन योजना के तहत उन्हें ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही अच्छी एक नीति है कि महिला सशक्तिकरण, लोकल फॉर वोकल के तहत हम लाडली ड्रोन योजना के तहत बहनों को रोजगार देने की एक स्कीम निकाली है। उस स्कीम के तहत हमने तो ऑनलाइन फार्म भरे थे, फिर भी हरियाणा सरकार माननीय मनोहर लाल जी ने भी हमें अच्छी सपोर्ट करी है। एक ड्रोन ऐसा है कि एग्रीकल्चर से हमारी एक भूमिका जुड़ी रहती है, कहीं न कहीं पुरुष के साथ हमारा एक अंग खेतीबाड़ी में जुड़ा होता है, तो महिलाएं किसी से कम नहीं है। यंग जनरेशन के लिए हमारी बहनें आगे आकर ड्रोन से अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं। महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक महिला के साथ जुड़ के काम करेगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं पहले भी पुरुषों के साथ मिलकर काम करती रही हैं और अब ड्रोन के माध्यम से वो कृषि क्षेत्र को और अधिक विकसित बनाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी हो या देश के प्रमुख शहर, ठंड का प्रकोप सभी पर छाया हुआ है। दिल्ली से सटे यूपी के शहर नोएडा में भी ठंड और कोहरे से लोग बेहाल नजर आए। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की, तो यहाँ पर भी ठंड की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पश्चिमी यूपी के शहर मुरादाबाद में भी ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। मंगलवार को गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाली राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव में सुस्ती रही। जयपुर और आसनसोल मंडी में नरमी रही, जबकि जहानाबाद मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों गेहूं की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में 25 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2456 रुपए। 26 दिसंबर को इसके भाव में 8 रुपए की नरमी आई और भाव 2448 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की जहानाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 25 और 26 दिसंबर को गेहूं 2160 रुपए पर बिका। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 25 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2400 रुपए, जो कि 26 दिसंबर को 50 रुपए टूटकर 2350 रुपए पर आ गया। गुजरात की जंबूसर मंडी में 26 दिसंबर को गेहूं का कारोबार 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.1 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं भाव पर नजर डालें तो एक मार्केट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में आलू के भाव स्थिर रहे। 25 दिसंबर को आलू का भाव रहा 1300 रुपए। 26 दिसंबर को भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव
1300 रुपए पर टिका रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 25 और 26 दिसंबर को आलू के सौदे 550 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू के भाव में नरमी रही। यहाँ 26 दिसंबर को आलू का भाव 200 रुपए टूटकर 1300 रुपए से 1100 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में 25 दिसंबर को आलू का भाव रहा 675 रुपए, जो 26 दिसंबर को 10 रुपए गिरकर 665 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.47 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। बिहार में गेहूं की बुआई करें, यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं, मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। साथ ही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में काबुली चने की बुआई करें। अभी प्याज के खेत से खरपतवार निकाल लें। प्याज की रोपाई भी करते रहें। प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत में सिंचाई करें। आलू के खेत में निराई करते रहें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। बिहार में लाल मिर्च और बैगन के खेत में निराई करते रहें। झारखंड में गेहूं की बुआई करते रहें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की बुआई कर लें। इस समय आलू की बुआई करें। आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं। अभी प्याज की बुआई करते रहें। झारखंड में टमाटर की बुआई करें। साथ ही बैगन की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ काबुली चने में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करते रहें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है।
और आइए अब जानते हैं कुछ और खबर खास खबर में। सीमा सुरक्षा बल ने जानकारी दी है कि उसके जवानों ने अब तक 100 पाकिस्तानी ड्रोनों की पहचान की। इनमें से कुछ को मार गिराया गया जबकि कुछ को बरामद भी किया गया है। इनके जरिए भारतीय क्षेत्र में नशीले पदार्थों, हथियारों और गोला बारूद की तस्करी करने का प्रयास किया गया था। केंद्र ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सलाह दी है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक के माध्यम से भ्रामक खबरें चलाने से सावधान रहें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। भारत न्याय यात्रा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, गुजरात सहित 14 राज्यों से होकर 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से फरार चल रहा आरोपी दीपक नेपाली को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। माना जा रहा है कि इससे महादेव ऐप से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। 31 दिसंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस बार मन की बात में प्रधानमंत्री जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है। अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन ताज़ा तस्वीरों के जरिए मंदिर निर्माण की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई है। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना की गई। कुनेरी राजपुरम नटराजर मंदिर में सुबह अरुद दर्शन का आयोजन किया गया। नटराज की मूर्ति 8.5 फीट ऊंची है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची नटराज मूर्तियों में से एक माना जाता है। असम के तेजपुर में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। ये भूकंप सुबह 5:33 पर आया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4093 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 529 नए मामले सामने आए। कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। इसमें कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 मरीज की मौत हुई है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।